सभ्यता हो गया था ना जी। चलिए आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सभ्यता का मतलब ही होता है रहन सहन, वेशभूषा, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार का जीवन जीते हैं, ये क्या कहलाएगी? सभ्यता। और यहाँ पर क्या दिया गया है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का मतलब हो गया कि इसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती होगी। वैदिक सभ्यताओं की जानकारी किससे प्राप्त होती होगी? वेदों से प्राप्त होती होगी। इस कारण से सभ्यता का नाम पड़ा वैदिक सभ्यता। या कहेंगे कि वैदिक सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यताओं की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता जो है वो आपको दो भागों में बटा था। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता का अगर काल कहेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। अब वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक कहेंगे ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा कहते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब देखो कि ऋग वैदिक काल की जो जानकारी मिलती है वो ऋग वेद से मिलती है। किस वेद से? ऋग वेद से मिलती है। इस कारण से इसका नाम पड़ा ऋग वैदिक काल, या इसी को कहते हैं पूर्व वैदिक काल। इसी को और क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल कहें या पूर्व वैदिक काल कहें, यानी ऋग वेद से इसकी जानकारी प्राप्त होता है। इस कारण से इसे क्या कहे? ऋग वैदिक काल कहे। अब देखो कि इसका काल निर्धारण अगर कहे कि कब से कब तक ऋग वैदिक काल कहेंगे और कब से कब तक उत्तर वैदिक काल कहेंगे, तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को हम ऋग वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अब ध्यान देना है कि आपको ऋग वेद से ऋग वैदिक काल की जानकारी मिलती है और अन्य वेदों से उत्तर वैदिक कालों की जानकारी मिलती है। अन्य वेद कौन कौन सा हो जाएगा? सामवेद है ना, आयुर्वेद और अथर्ववेद। ये तीन वेदों से इसकी जानकारी मिलती है। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ऋग वैदिक काल से ऋग वेद से ऋग वैदिक काल की जानकारी और उत्तर वैदिक काल की जानकारी अन्य वेदों से मिलता है। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि ये ऋग वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ। ये इसे हम इस सभ्यता को, वैदिक सभ्यता में कौन लोग रहते थे? तो आर्य लोग रहते थे। कौन? आर्य लोग रहते थे। इसको आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं या आर्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर वैदिक सभ्यता में किसका निवास स्थल था? तो आर्यों का निवास स्थल था। वैदिक सभ्यता में किसके निवास स्थल था? आर्यों के निवास स्थल था। तो आर्यों के आगमन के बारे में, आर्यों के भारत आगमन के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे? आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन। तो आर्यों का जो आगमन हुआ था भारतीय
एक इतिहासकार थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य लोग भारत में लगभग 6000 ईसा पूर्व आए होंगे। कितने? 6000 ईसा पूर्व में आर्य लोग भारत आए होंगे। लेकिन ये बातें जो है प्रमाणिक नहीं है। फिर आपको एक अंग्रेज इतिहासकार हुए जिसका नाम था मैक्स मूलर। क्या नाम था? मैक्स मूलर। ये मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य भारत लगभग 1500 ईसा पूर्व में आए थे। मैक्स मूलर ने क्या कहा? लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्य लोग भारत आए। कब? 1500 ईसा। और ये कहाँ बसे? तो सैंधव प्रदेश में। आज का पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान क्षेत्र जो है यानी सिंध प्रांत जिसको कहते हैं, तो ये लोग कहाँ बसे? सैंधव प्रदेश में बसे। या कहेंगे भारत में आर्य पहली बार पंजाब में बसे। कहाँ? पंजाब में। क्वेश्चन आएगा कि भारत में आर्य सर्वप्रथम आर्यों का आगमन कहाँ हुआ? तो कहेंगे आर्यों का आगमन कहाँ हुआ? पंजाब में। यानी किस क्षेत्र में बसे थे? सैंधव प्रदेश में बसे थे। कहाँ? सैंधव प्रदेश में बचे थे। कहा जाता आर्यों ने भारत में सैंधव प्रदेश में बसे यानी सिंधु नदी के आसपास। क्या कहेंगे? सिंधु नदी के आसपास। अब सिंधु नदी में क्या है कि सिंधु नदी के जो आसपास बहने वाली नदियां थी वहां पर 7 नदियां थी। कितनी नदियां? 7 नदियां। इस कारण से कह सकते हैं कि आर्य जो है सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। वो सप्त सैंधव क्या था? तो 7 नदियां थी। कौन कौन नदियां थी? तो सिंधु नदी के तो 5 सहायक नदी है। सबसे पहला क्या कहेंगे? सिंधु खुद, सिंधु। दूसरा रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम। क्या हुआ? 6 गो हुआ है ना? 6 गो तेज सारी नदियां थी। झेलम, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास। और यहाँ पर एक नदी थी आपको जो एक ताप्ती नदी थी। हालांकि ताप्ती नदी नीचे है। यहाँ पर कहेंगे यमुना। यमुना, क्योंकि यमुना नदी का भी प्रयोग, यमुना नदी का भी प्रयोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में जिक्र किया गया। यमुना नदी को 2 बार, अब गंगा नदी को 1 बार वर्णन किया गया है। सबसे ज़्यादा अगर वैदिक सभ्यता में या वेदों में अगर चर्चा मिलती है तो आपको कहेंगे सिंधु नदी की मिलती है। इसमें यमुना नदी को 2 बार और गंगा नदी को 1 बार इसका जिक्र किया गया है। तो कहेंगे कि आर्य लोग कहाँ आकर बसे भारत में? तो भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश में आकर ये लोग बस गए। अब ध्यान देना है, इस सप्त सैंधव प्रदेश में जब आकर बसे, अब यहाँ से देखना है कि ये लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे। तो आर्य जो जब भारत आए थे, कहाँ से? तो मैक्स मूलर के अनुसार कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व में आए थे। कहाँ बसे? पंजाब में। या कहेंगे सप्त सैंधव प्रदेश। कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश में बसे
और कहेंगे ये कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन आएगा कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कब कहाँ से आए थे, तो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। अब देखना है कि ये जो समाज थी, जो वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था। ये आर्य लोग जो थे, आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ एवं कुलीन समझते थे। आर्य शब्द का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ एवं कुलीन, श्रेष्ठ एवं कुलीन। यानी आर्य अपने आप को क्या समझते थे, श्रेष्ठ एवं कुलीन समझते थे। भारत के लोग को कचरा समझता हो, और बाकी अपने आप को क्या समझ रहे थे, वो श्रेष्ठ एवं कुलीन। यानी हम जो ये जो वैदिक ये जो सभ्यताएं चल रही थी, इस सभ्यता में जो व्यक्ति थे उससे हम क्या हैं, श्रेष्ठ है, कुलीन है, सभ्य हैं। अब देखो कैसे सभ्य है। हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरों में निवास करते थे, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग गांवों में निवास करते थे। हाँ, ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कहेंगे वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और ये जो है पिता प्रधान समाज था, पिता प्रधान समाज, या कहेंगे पितृसत्तात्मक समाज थी। यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज थी। यहाँ के लोग कबीला में रहते थे, कबीला में निवास करते थे। और इस कबीले के एक प्रधान व्यक्ति होता था, जिसे कबीले का मुखिया या उसी को ऋतस्य गोपा या राजन कहा जाता था। कबीला में क्या होते थे, प्रमुख व्यक्ति होते थे। उन्हें या तो सरदार या राजन या इसी को ऋतस्य गोपा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ऋतस्य गोपा कहा जाता था। ध्यान देना है, क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता के जो मुखिया होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, सरदार या राजन या ऋतस्य गोपा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ऋतस्य गोपा कहा जाता था। अब देखना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो राजा होते थे, का ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के राजा जो थे वो वंशानुगत था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ से क्या प्रचलन शुरू हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन राजा कोई भी निर्णय अपने खुद नहीं लेते थे। इस समय राजा कोई भी निर्णय अपने खुद नहीं लेते थे, बल्कि किसी भी निर्णय के लिए कबीले के संगठन से सलाह लेना पड़ता था। कबीला में क्या होता था, एक संगठन होता था, और संगठन क्या होता था, सभा और समिति, सभा और समिति होती थी। अब ये सभा और समिति से राजा सलाह लेकर क्या करते थे, काम करते थे। राजा का सलाह किससे लेना पड़ता था, तो सभा और समिति यानी कबीले के जो संगठन होते थे, उस संगठन में पुरोहित लोग रहते थे, मंत्री वर्ग रहते थे। तो उन सभी से सलाह लेकर कबीले के कोई भी काम करते थे। तो आपको बात समझ में आ गया होगा, कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ का जो कहाँ निवास करता था, ग्रामीण में निवास करता था, कबीले में निवास करता था। और कबीले के सरदार को क्या, कबीले के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे उसे क्या कहा जाता था, सरदार, राजन या ऋतस्य गोपा कहा जाता था। और ये राजा का पद इस समय क्या हो चुका था, वंशानुगत हो चुका था, राजा का बेटा ही राजा। लेकिन राजा का अधिकार इस समय सीमित था, राजा का अधिकार कोई विस्तृत नहीं था। यहाँ पर क्या हो रहा था कि राजा को
अपने समिति से, कबीले के संगठन से सलाह के आधार पर काम करना पड़ता था। तो यहाँ पर प्रमुख दो संगठन क्या था? सभा और समिति। आपको पता है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्री के रूप में जाना जाता है। सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्री के रूप में जाना जाता है। ये तो आपको वैदिक सभ्यता की कुछ बेसिक चीजें हो गया। वैदिक सभ्यता की ये बेसिक चीजें हैं। इसके बाद आपको वैदिक सभ्यता का समाज देखेंगे, वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था देखेंगे, वैदिक सभ्यता के देवता। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि वैदिक सभ्यता की देवताएं कौन कौन थे, इसकी चर्चा जो है महत्वपूर्ण रूप से करेंगे।